Hello everyone, welcome again to live session of Manolog classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 7 October 2023. So now we come to the first news, and the first news is Supreme Court refuses to stay release of Bihar caste survey data. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है और जिसमें ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस दोनों मिलकर 63% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बिहार की टोटल पॉपुलेशन, दैट इज 13 करोड़। तो 13 करोड़ पीपल में से 63% जो है वो ईबीसी और ओबीसी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब बिहार गवर्नमेंट सर्वे को पब्लिश करना चाहती है तो यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, एंड द ग्राउंड ऑफ पिटीशन वाज दैट के सर्वे को पब्लिश करने के लिए रोक लगा दी जाए। स्टेटस को का मतलब होता है रोक लगाना। ठीक है, स्टे ऑन द पब्लिकेशन ऑफ सर्वे। ठीक है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाने से मना कर दिया। रीजन बीइंग दैट, पहली बात हम समझते हैं कि इसमें ये पिटीशन क्यों फाइल की गई। सो द पिटीशन जो फाइल की गई, पिटीशन इस ग्राउंड पर फाइल की गई कि जो सर्वे है और सर्वे में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इन सर्वे हैज बीन कलेक्टेड इलीगली, हैज बीन कलेक्टेड इलीगली। सो अब अगर इंफॉर्मेशन इलीगली कलेक्ट की गई है तो ये जो है वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन। ठीक है, अब लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है और अगर इंफॉर्मेशन एक गलत तरीके से या इलीगल तरीके से ऑब्टेन की गई है तो इट इज अ डिफरेंट मैटर, और इसके आधार पर हम सर्वे के पब्लिकेशन को नहीं रोक सकते या नहीं रोकना चाहिए। सेकंड, अब हम समझते हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 21 हमको देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या राइट देता है हमको? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो राइट टू लाइफ है इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सो देयर वाज अ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आप इस डिसीजन को नोट डाउन कर सकते हैं। द नेम ऑफ द केस वाज जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज द केस ऑफ 2018, 2018 का केस था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हमारे डेटा का या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज होता है सो उस पर्सन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। तो यहाँ पर पिटिशनर की कंटेंशन ये है कि जो लोगों की इंफॉर्मेशन है सर्वे में वो इलीगल वे से वो की गई है, ऑब्टेन की गई है, तो इसलिए ये सर्वे भी इलीगल हो गए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को नहीं माना और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इंफॉर्मेशन गलत तरीके से कलेक्ट की गई है तो उसके लिए अदर रेमेडीज आर अवेलेबल, लेकिन उसकी वजह से सर्वे इलीगल नहीं माना जाएगा, एंड देयर विल नॉट बी एनी बैन ऑन द पब्लिकेशन ऑफ द सर्वे। दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नोबेल पीस प्राइज 2023 goes to जेल्ड ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी। तो ये नोबेल 2023 का नोबेल पीस प्राइज जो मिला है वो मिला है ईरानियन एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी। तो मिस नरगिस मोहम्मदी को ये प्राइज मिला है। अब ऐसा क्यों है या इनको क्यों मिला है? तो बेसिकली शी इज वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स राइट, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ इसकी और हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये काफी लंबे समय से जो है जेल में, ठीक है, अराउंड 2 डिकेड से। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दैट मिस मोहम्मदी इज द 90th वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज। तो जो जितने भी नोबेल पीस प्राइज दिए गए हैं उसमें
मिस मोहम्मदी जो है वो 19 नंबर पर आती हैं, और ये सेकंड ईरानियन वुमेन है, ठीक है, जिनको की ये नोबेल पीस प्राइज मिला है। फर्स्ट जो मिला था वो मिला था शरीन इबादी को 2023 में। अब एग्जामिनर आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछ सकता है कि पहला देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अब ये जो नोबेल पीस प्राइज है 2023 का, ये मिस नरगिस मोहम्मदी को मिला है, लेकिन वो पूछ सकता है कि पहला किसको मिला था ईरान में, तो आंसर वुड बी शरीन इबादी। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि मिस मोहम्मदी जो है वो कौन से नंबर की फीमेल है जिनको कि ये नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो आंसर वुड बी 19, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। न्यू मालदीव प्रेसिडेंट वोंट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना। तो बेसिकली कल के न्यूज में एक इंफॉर्मेशन थी और एक न्यूज थी कि जो प्रेसिडेंट है मालदीव के, वो प्रो चाइना का मतलब है कि वो चाइना को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मोहम्मद नशीद ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो न्यू मालदीव प्रेसिडेंट होंगे, इलेक्ट होने के बाद जो आएंगे, वो इनवाइट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को फॉर देयर स्वेयरिंग सेरेमनी, ठीक है। और ये जो एलिगेशन लग रहे हैं कि वो प्रो चाइना होंगे या एंटी इंडिया होंगे, ऐसा उन एलिगेशन में कोई भी सच्चाई नहीं है, या ये एलिगेशन सच नहीं है, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। पोक्सो केस क्लोजर अगेंस्ट ब्रिजभूषण, डिसीजन ऑन नवंबर 25। तो बेसिकली जो ब्रिजभूषण है काफी दिन से न्यूज में है ये, और इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में ऑफेंस लगे थे। और पॉक्सो की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। लेकिन अब हम समझते हैं कि कोई भी केस क्लोज कब होता है, क्या सर्कमस्टेंस होती है, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट ए पर्सन, तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर एक पुलिस रिपोर्ट वो तैयार करती है, यानी कि आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये पुलिस रिपोर्ट व्हेन इट इज सबमिटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो ये बन जाती है चार्ज शीट। अब अगर चार्ज शीट पर पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जब कोर्ट इस बात को ऑब्जर्व करता है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करने के लिए मैंडेटरी है कि उस पर्सन के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस होने चाहिए जिससे कि फर्दर प्रोसीड किया जा सके। और अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं है, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज करता है। अब ये टर्म डिस्चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्चार्ज मीन्स नॉट फ्रेमिंग चार्ज अगेंस्ट ए पर्सन ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है, दिस द डिस्चार्ज। अब अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है, ठीक है। अब जब पुलिस को लगता है कि इस मामले में किसी किसी पर्सन के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो पुलिस जो है एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है, ठीक है। और उस क्लोजर रिपोर्ट से का मतलब ये है कि अब उस पर्टिकुलर केस पर कोई भी फर्दर एक्शन नहीं होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। शरद एनसीपी फैक्शन प्रेजेंट इट्स केस, ईसीआई बिगिंस हियरिंग। तो पहली बात हम ये समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जनरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हियरिंग कब करता है, किन केसेस में करता है। तो अगर हम इलेक्शन से संबंधित प्रोविजन देखें, सो इलेक्शन से संबंधित प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 से 329 तक दिए गए, ठीक है। और वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन में एक फर्स्ट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एज नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसे होंगे। अब देयर इज आर्टिकल 327
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 327 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि दिस कोर्ट will not have jurisdiction in the matter of elections। इलेक्शन के मैटर में कोर्ट का jurisdiction नहीं होगा। और सारे इलेक्शन जो है वो कैसे उनको एडजुडिकेट किया जाएगा या चैलेंज किया जाएगा। सो ऑल द इलेक्शन मैटर आर चैलेंज थ्रू द इलेक्शन पेटिशन। ठीक है, तो सारे इलेक्शन मैटर इलेक्शन पेटिशन के द्वारा चैलेंज किया। अब इलेक्शन पेटिशन क्या है? इलेक्शन पेटिशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट गोज टू द कंसर्न्ड ऑफिसर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली इट मे बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइड होता है, जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसमें ये जांच कर रहे हैं, ये एविडेंसेस ले रहे हैं कि दैट हु इज इन द रियल कंट्रोल ऑफ द दिस पॉलिटिकल पार्टी। अब हम इसको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में समझते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ये एनसीपी के जो मेन लीडर हैं वो हैं शरद पवार जी, और इनके जो भतीजे हैं, ठीक है, अजीत पवार, ठीक है, उन्होंने कुछ एमएलए को अपने साथ इकट्ठा किया, ठीक है, और वो जाके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में मिल गए। यानी कि उन्होंने महाराष्ट्र की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट किया और उन्होंने ये कंटेंशन रखी और ये ग्राउंड रखी कि पार्टी स्प्लिट हो गई है, ठीक है, एंड नाउ ही इज द रियल ओनर ऑफ द एनसीपी। वो एनसीपी पार्टी के रियल ओनर है, ठीक है। लेकिन अभी कोर्ट ने कहा है, अभी जो ईसी की हियरिंग चल रही है उसमें कहा है कि अभी रियल ओनर जो है वो अजीत पवार जी नहीं है। although it is not a final verdict from the side of this election commission, लेकिन on the basis of some preliminary evidences it has been decided by this election commission of India that at the present time Mr. Sharad Pawar is in the position of the party. Now we come to next news. Sanatan Dharma row play in High Court ask how TN Tamil Nadu ministers are still holding post। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही टेक्निकल न्यूज है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप सभी लोग। तो बेसिकली क्या है, ये तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं स्टालिन, और इन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो है वो एक डिजीज की तरह है, बीमारी है, डेंगू की तरह और मलेरिया की तरह, ठीक है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि इस धर्म को इरेडिकेट कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं, ठीक है, अब इनके खिलाफ रिट ऑफ क्वो वारंटो क्या की गई, फाइल की गई। अब जो रिट क्वो वारंटो है, क्वो वारंटो हम समझते हैं, क्वो वारंटो का मतलब होता है बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑथोरिटी, बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑथोरिटी, ठीक है, कि आप किस ऑथोरिटी से इस ऑफिस को होल्ड किए हुए, ठीक है। अब इनके खिलाफ जो क्वो वारंट टू रिट फाइल की गई, ये इस ग्राउंड पर फाइल की गई क्योंकि प्रेजेंटली ये जो एमएलए हैं और मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड करते हैं। अब एक मिनिस्टर या एक एमएलए ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता ऑन द बेसिस ऑफ ओथ, क्योंकि जब ये एक ओथ लेते हैं तो उस ओथ में ये शपथ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, ठीक है, और देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे, उसको अपहोल्ड रखेंगे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड शेड्यूल जो है दैट डील्स विद द ओथ, ठीक है, ओथ ऑफ और अफर्मेशन, ठीक है। सो अब अगर एक पर्सन ने जो कि एमएलए हैं और या मिनिस्टर, उन्होंने मिनिस्टर या एमएलए बनते समय कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे, देश की सॉवरेनिटी को अपहोल्ड रखेंगे। लेकिन अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हम प्रियम्बल देखें तो प्रियम्बल में वर्ड यूज किया गया है
सेक्युलरिज्म और सेक्युलर, ठीक है, जो कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a socialist sovereign socialist secular democratic republic। अब सेक्युलर क्या कहता है? सेक्युलर कहता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा और सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा। अब होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि पर्टिकुलर धर्म, फॉर एग्जांपल लाइक सनातन धर्म, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो उसको इरेडिकेट किया जाना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड दिस स्टेटमेंट will affect the unity and integrity of the nation. So on this ground, writ of quo warranto has been filed against this Stalin, or who is the MLA or the minister of the Tamil Nadu. ठीक है? Now we come to next. Aligning higher education with the United Nations. Basically author है सेल्वम जेस और ये प्रोफेसर है मैनेजमेंट के। इनका व्यू है इसमें द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसके की विद 169 टारगेट्स, ये 193 नेशन का टारगेट है कि वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करेंगे। अब ये जो 193 नेशन जो हैं ये सारे मेंबर यूएनओ के पार्ट हैं या यूएनओ के मेंबर। अब इसमें ये कहते हैं कि हम इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द बी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कि वो इन गोल को अचीव करें, जिसमें बहुत सारे गोल हो सकते हैं जैसे लाइक टू इरेडिकेट पुअर्टी एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, प्रॉब्लम एनी अदर प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम लाइक एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। तो इन्होंने कहा कि जो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, इट इज इन द लाइन ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं एक होता है टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, आपको मैसेज भी आया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, ठीक है। तो देखिए डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, डेवलपमेंट हम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोगों को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है और जो अदर हमारे इश्यूज हैं लाइक एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल द पर्संस। सो इन्होंने कहा है कि सबकी ड्यूटी है कि हम इसको अचीव करें और इंडिया इसी डायरेक्शन में काम कर भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Now we come this news click information we discussed yesterday। आज इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, केवल उसके डायरेक्टर कह रहे हैं कि वी हैव स्ट्रिक्टली फॉलो द लॉ, ठीक है। Now we come to the next news। freebies before election, SC seek response from Rajasthan and MP। बेसिकली यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन आता है तो वो बहुत सारी फ्री स्कीम लोगों के लिए फ्री स्कीम का वादा करते हैं, ठीक है, आपको ये फ्री दिया जाएगा, लैपटॉप फ्री दिया जाएगा, ईटीसी, ठीक है। अब इसको चैलेंज किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया है कि ये जो पब्लिक फंड है इसका मिसयूज होता है, ठीक है। अब क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी ये फ्रीबीज की डिमांड करते हैं, वो जो प्रॉमिस करते हैं जनता से कि आप अगर आप उनको इलेक्शन में वोट देंगे और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो आपको इस तरह की फ्री फैसिलिटीज देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया कि इस पे कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, ठीक है। अब गाइडलाइंस क्यों होनी चाहिए? बिकॉज इट इज द मनी ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है, और ये जो मनी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है। अब इसको मिसयूज होता है, तो ये टैक्स पेयर की जो मनी है इसका मिसयूज करने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, टू अट्रैक्ट द वोटर्स, ठीक है। पेटिशनर की कंटेंशन इसमें ये है कि अगर कोई पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर इस तरह के प्रॉमिस करता है रिगार्डिंग फ्रीबीज टू द
voters, so it is considered as an offense of bribery and undue influence under section 171B and 171C of the IPC, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने डिमांड की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस बारे में कोई गाइडलाइन तैयार करे, ठीक है, कि किस लिमिट तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉमिस कर सकती है या फ्रीबीज का वो कर सकती है एडवर्टाइजमेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, कनाडा मूव इट्स डिप्लोमेट इन इंडिया टू सिंगापुर एंड मलेशिया। तो कल हमने आपके साथ डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनके नंबर थोड़ा सा कम करें, ठीक है, क्योंकि उनके काफी डिप्लोमेट्स हमारे देश में थे। तो उसी न्यूज के रेफरेंस में कनाडा सरकार ने अपने कुछ डिप्लोमेट्स को वहां से हटा दिया है और उनको मूव कर दिया है सिंगापुर और मलेशिया में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टोल्ड टू रिमूव चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट। तो बेसिकली सोशल मीडिया को ये कहा गया है कि वो जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज कंटेंट जो भी है उसको वहां से हटाए, ठीक है, जैसा कि यूट्यूब पर कोई कंटेंट है, टेलीग्राम पर है या एक्स पर है, इट वाज फॉर्मली नोन एज ट्विटर, ठीक है, यहाँ पर उसको हटाए। अब अगर हम इसका थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट समझते हैं तो देखिए देर आर सेक्शन 292 टू 294 ऑफ आईपीसी। 292 deals with the obscene material and 294 deals with the obscene act। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन इधर फिजिकली और डिजिटली कोई भी ऑब्सीन मटेरियल किसी को प्रोवाइड करता है ऐसे चाइल्ड को, यानी कि जिसकी एज बिलो 20 ईयर है, या उसको बेचता है या पब्लिकली डिस्प्ले करता है, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, ठीक है। और 294 कहता है कि अगर कोई पर्सन पब्लिक प्लेस में कोई ऑब्सीन एक्ट करता है, कोई गाना गाता है, तो उसकी भी लायबिलिटी 294 में होती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, नो हाई कोर्ट शुड डिनाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड हियरिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी है कि आप किसी भी विटनेस की फिजिकल प्रेजेंस के लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो, और आप ये डिफेंस भी नहीं ले सकते हो कि यू आर नॉट अवेयर विद द टेक्नोलॉजी। देखिएगा क्या क्या स्टेटमेंट है ऑनरेबल कोर्ट का, टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ चॉइस, टू बी अ जज लर्न टू यूज टेक्नोलॉजी। तो कोर्ट ने ये रिमार्क दिया है कि टेक्नोलॉजी एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं है कि आपको आती है नहीं आती है, बट इफ यू वांट टू बी अ जज देन इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू बी अवेयर और टू नो द टेक्नोलॉजी। अब हम इसका थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट अगर देखें तो देखिए 273 सेक्शन 273 सीआरपीसी कहता है कि जब कोई भी एविडेंस होगी, when there is any evidence against the accused, it should be in the presence of the accused, it should be in the presence of the accused, ये accused की presence में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, प्रफुल्ल पी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रफुल्ल पी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये वर्ड है प्रेजेंस, जो वर्ड प्रेजेंस है, इट शुड बी गिवन लिबरल इंटरप्रिटेशन, इसको लिबरल मीनिंग दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्यों दिया जाना चाहिए इसको लिबरल मीनिंग, क्योंकि प्रेजेंस इंक्लूड फिजिकल प्रेजेंस एज वेल एज द प्रेजेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि जो वर्ड प्रेजेंस है इसको, इसकी इंटरप्रिटेशन प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है हमारा, सीआरपीसी लिखी गई थी 1973 में और अभी है हमारा 2023, ये जजमेंट थोड़ा और पहला है। तो हमको जो लॉज की इंटरप्रिटेशन है वो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। तो आज यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन या इसका मतलब यही नहीं केवल फिजिकल प्रेजेंस, रादर इसका मतलब ये भी है कि प्रेजेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसलिए इट इज मैंडेटरी फॉर द जजेस टू बी अवेयर रिगार्डिंग द video conferencing or the technology. Next, now we come to next news. 2 out of 5 amphibians are facing extinction threat due to the climate change.
तो एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे प्राणी या ऐसे जानवर या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं। ठीक है, अब कंसर्न ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एक्सटिंक्शन की स्टेज पर पहुंच गए। एक यहाँ मैं एक बुक का नाम बताता हूँ। एक बुक होती है रेड बुक। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जैसे एक रेड बुक होती है, तो रेड बुक कौन सी होती है? तो रेड बुक एज अ बुक विच डील्स विद द एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, रेड बुक वो बुक होती है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज को डील करती है, यानी कि जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम मेंशन होते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। रशिया माइट पुल बैक फ्रॉम न्यूक्लियर टेस्ट ट्रीटी। ठीक है, रशिया, जैसा कि अभी आप देखते हैं कि देयर इज अ वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रही है और रशिया का एलिगेशन ये है कि सिंस रशिया यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय द वेस्ट कंट्रीज, ठीक है, तो इट विल अमाउंट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेस्ट और द यूएसए इन द वार। ठीक है, इसलिए मैं पुल बैक कर सकता हूं न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से। ठीक है, अब अब हम समझते हैं न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो बेसिकली इस पर एक ट्रीटी है जिसका नाम है सीटीबीटी। सीटीबीटी सीटीबीटी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये ट्रीटी आई थी 1996 में। ठीक है, और जब ये ट्रीटी आई थी तो दिस ट्रीटी वाज ओपन फॉर एवरी कंट्री। ठीक है, जैसे ट्रीटी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कल भी क्लास में कि ट्रीटी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है और किसी भी कंट्री को हम कंपेल नहीं कर सकते कि यू शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर कंट्री की अपनी इच्छा है, ठीक है, कि वो उस ट्रीटी का पार्ट बने या ना बने। तो जब ये ट्रीटी बनी थी तो 1996 में इसके एनफोर्समेंट की एक मेन कंडीशन ये थी कि दिस ट्रीटी विल कम इनटू फोर्स व्हेन एटलीस्ट 44 कंट्रीज विल जॉइन इट। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अभी तक इसको केवल 36 कंट्रीज ने ही ज्वाइन किया है और 8 कंट्री जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है उसमें है चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इसराइल, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब क्योंकि 36 ने इसको ज्वाइन किया है, अभी रेस्ट ऑफ द कंट्री ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी इसमें 44 कंट्री नहीं है। तो जब तक 44 कंट्री नहीं हुए तो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो अभी इस ट्रीटी की कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो रशिया ने ये थ्रेट किया है कि मैं इससे वापस जा सकता हूँ। Now we come to next news. These news are not so important for you. So that's all for today, my dear students. I will come again with next analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.